हाँ भाई, क्या हाल चाल है? हम उम्मीद करते हैं आप लोग काफी बेहतर होंगे और लगातार धड़ाधड़ रील स्क्रॉल देख रहे होंगे और कहते होंगे ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। भाई, पढ़ाई में मन तो तभी लगेगा ना जब आपको पेपर की टेंशन होगी। ऐसा नहीं है, पेपर की टेंशन तो है, लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता है। थोड़ी देर इंस्टा खोल लेते हैं और जब किसी का मैसेज आ जाता है उसी में, समझ रहा हूँ ना, मैसेज आ जाता है, बस फिर घंटों गए। अगर नहीं भी आता तो अच्छी अच्छी, समझ रहे हो, अच्छी अच्छी रील स्क्रॉल करी जा रही है लगातार। टाइम का पता ही नहीं चलता है, जिसकी वजह से बाद में रिग्रेट होता है। तो रिग्रेट होने से बेहतर है कि कुछ कर लेना, है ना। देख, अभी भी काफी समय है तेरे पास। लोग पूरी साल पढ़ते हैं, पढ़ना एक अलग बात है, हार्ड वर्क एक अलग बात है। अगर तूने स्मार्ट वर्क कर लिया, मेरे साथ कर लिया स्मार्ट वर्क, उम्मीद करता हूँ बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ठीक है, और एक और रिमाइंडर बता दूं, वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली वीडियो पेंडिंग में रहेगी। मुझसे मत कहना फिर कहाँ पर छोड़ा था हमने इसको। पार्ट 2 है ना ये, हमने यहाँ पर छोड़ा था। शुक्राणुजनक नलिका जो होती है, शुक्राणुजनक नलिका होती है, उसके भीतर दो कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सर्टोली कोशिका होती है और जर्म कोशिका होती है। सर, जर्म कोशिका का काम क्या होता है? जर्म कोशिका का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। और सर, सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है? ये तो आपने नहीं बताया। सर्टोली कोशिका जो होती है वो शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। समझ में आ गई बात? अब बनता कैसे है शुक्राणु, वो देखते हैं। ये हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले, यानी कि जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो, कि वैसे आपको याद होगा नहीं, ये होती है जर्म कोशिका। ये है जर्म कोशिका। ये जो जर्म कोशिका होती है, ये अपने भीतर कौन सा विभाजन करती है? समसूत्री विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया जब बन जाता है, तब वह क्या करता है? समसूत्री विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो जाता है। अच्छा सर, समसूत्री से क्या मतलब होता है? समसूत्री का मतलब होता है समान गुणसूत्र में विभाजन। मतलब अगर ये 46 है तो ये भी कैसा रहेगा? 46। जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। उसके बाद ये अर्धसूत्री विभाजन। अब बेटा, नाम में ही अर्ध लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है 46 का आधा कितना होगा? 23 गुणसूत्र। तो इसमें 23 होते हैं। प्राइमरी का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें क्या होता है सर? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन तो होता है। सर, ऐसा भी होता है? हाँ बेटा, अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है। हम डायरेक्टली बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें अर्धसूत्री विभाजन 1 के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जबकि अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है, उसके फलस्वरूप भी 2 कोशिकाओं का। तो हम ये टोटल मान लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद जब द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, फिर उसके बाद बनता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड कुछ इस तरह का होता है, एक गोल स्ट्रक्चर होता है, जिसे पोषण प्रदान करने के पश्चात, यानी कि सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करने के पश्चात स्पर्मेटोजोआ का निर्माण कर देती है। और जो स्पर्मेटोजोआ होता है बेटा, जो स्पर्मेटोजोआ होता है, वही आगे चलकर इसका नामकरण कर दिया जाता है। क्या बन जाता है बेटा? स्पर्म। समझ में आ गई बात? तो यही सारी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, अगर आपको यकीन ना हो तो पढ़कर देख लेना। ठीक है। शुक्रजनक नलिकाओं की भित्ति पर शुक्रजनक नलिकाओं की भित्ति पर उपस्थित समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या बढ़ाते हैं, और प्राथमिक शुक्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन 1 पूरा करती है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक शुक्र कोशिका बनती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 से 4 अगुणित शुक्र प्रसूह का निर्माण होता है। फिर ये शुक्राणु प्रसूह का शुक्राणु में निर्माण हो जाता है। ये जो देख रहे हो ना, इसे कहते हैं शुक्र प्रसूह, है ना। शुक्र प्रसूह, बस बात खत्म हो गई। इसी से किसका निर्माण हो जाता है? शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। देखो बेटा, कितना समय लगा आपको। अगला, शुक्राणु सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि तुम इसको डेली बहाने का काम करते हो। यकीन ना हो तो अटेंडेंस लगाओ, मुझे पता है मानोगे तो नहीं मतलब आपको पता होना चाहिए 1 HP। एचपी का मतलब लौंडे सब जानते होंगे, मैंने बोल दिया ना एचपी।
समझ गए होगे मेरा मतलब। 1 HP बराबर 250। मना कर रहा है बेटा पेन भी चलने के लिए। पेन कह रहा है नहीं नहीं, कितने, 250 मिलियन। मिलियन, मिलियन लिख रहा हूं। 250 मिलियन स्पर्म तुम एक बार में निकाल देते हो और हर एक स्पर्म से एक बच्चा पैदा हो जाता है। समझो अब बात को और डिसाइड करो कि आप अगर एक दिन में 3 बार निकालते हो यानी कि 75 750 मिलियन स्पर्म तुम बहा देते हो नाली में। इससे अच्छा कहीं डोनेट कर दो आईवीएफ में, पैसा जब भी मिल जाएगा। क्योंकि जा तो खराब ही रहा है तुम्हारा। 2 मिनट के काम के लिए तुम इतना बड़ा नुकसान करते हो, जिससे किसी की एक जिंदगी बन सकती थी वो तुम पानी में बहाते हो। अब आप खुद डिसाइड करो कि ये कितना सही है। तुम अपने मजे के लिए 2 मिनट के काम के लिए कितने बच्चों की हत्या करते हो। तो बेटा हत्यारे तो तुम भी हो। तो इसलिए ध्यान रखो, ये इन चीजों से बचना चाहिए और बेहतर हो सके ये वीडियो दूसरे तक पहुंचाओ जिससे कि वो भी इस बात को समझे, है ना। और सब्सक्राइब भी करवाओ। तो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में कौन सा केंद्रक, अगुणित केंद्रक का मतलब ये होता है कि इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र। बेटा एक बात बताओ सर, इसमें 23 क्यों होता है, हमारे शरीर में तो 46 होते हैं। अरे यार एक बात बताओ, जब ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, जब ये मिलेगा तभी तो बनेंगे 46। इसमें 23, इसमें 23, ये दोनों में 23 होंगे तभी तो बनेगा ना 46। तभी तो हम और आप लोग बन पाते हैं। अगर 46 इसमें होगा तो 92। बेटा एबनॉर्मेलिटी होगी हमारे अंदर, लंगड़े लूले पैदा हो गए। इसलिए नहीं होते इसमें। अग्रभाग में क्या होता है, अग्रपिंडक। अग्रपिंडक का मतलब ये होता है इसके सिर पर चाकू लगा हुआ होता है। जैसे ये है ना, ये स्ट्रक्चर होता है तो इसके सिर पे चाकू लगा होता है। और इस चाकू में कौन सा एंजाइम भरा होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लाइसोसोम भरा हुआ होता है। ये पता है क्या काम करता है, ये इसकी कोशिका भित्ति को भेदने का काम करता है। ठीक, जो निषेचन में मदद करता है, ये मैंने बता दिया। मध्यखंड यानी कि जो इसका बीच वाला भाग होता है, इस बीच में क्या भरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भरा हुआ होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या काम करता है सर, क्या काम करता है, वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे किसी गाड़ी में इंजन की जरूरत होती है ना, आपको खाने की जरूरत होती है, आप खाते हो तभी तो चल पाते हो, है ना, चलते लेकिन पैरों से हो। लेकिन खाना खाने से एनर्जी आती है और एनर्जी ट्रांसफर नीचे हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर ये इंजन होता है और जो इंजन होता है ये क्या काम करता है, पूंछ को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे पूंछ आगे की तरफ मूव करवाती है। इसमें असंख्य, कितनी असंख्य, 10 से 12, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। जो गति के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। आगे देखो पूंछ, ये शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करती है जिससे वह अंडाणु तक पहुंच सके। ये बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगी। लेन देन के मामले में तुम वैसे ही बहुत तेज हो। बाकी कुछ भी सोचो, मुझे क्या। अंड जनन, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्राणु जनन कब शुरू होता है। शुक्राणु जनन 11 से 13 वर्ष की आयु में लड़कों में शुरू होता है, यानी कि मेल में शुरू होता है। अंड जनन जो होता है वो जब माँ के गर्भ में होती है कोई बच्ची फीमेल, माँ के गर्भ में अगर कोई बच्ची फीमेल है तो उसमें अंड जनन शुरू हो जाता है। भ्रूणीय अवस्था में लाखों अंडजननी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था, जो मेरा पार्ट 1 है इसमें मैंने पहले ही बता दिया था, 1 से 2 लाख कोशिकाएं होती हैं, है ना, 1 से 2 लाख कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से प्राथमिक oocyte बनने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था 60 से 80 हजार रहती हैं, जो हर महीने एक तरफ इधर से एक तरफ उधर से दोनों निकलती रहती हैं। ठीक है, जन्म के बाद प्राथमिक अंडक की कोशिका में ये स्टेज में रह जाती है और 60 से 80 हजार बचती हैं। और ये पता है क्या काम करती हैं, जैसे अब मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से एक निकलेगा 1 महीने बाद, फिर ये रेस्ट करने लगेगी, फिर एक यहाँ से निकलेगा, फिर ये रेस्ट करने लगेगी। तो ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये दोनों से निकलती है और ये दोनों एक ही शुक्राणु से मिल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो बेटा ट्विंस पैदा होते हैं। वो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके ट्विंस पैदा होते हैं, क्योंकि एक बार में ही काम निपट जाता है, दो समझ रहे हो। प्राथमिक पुटक क्या होता है, देखो, जब अंडाणु निकलता है, यानी कि ये अंडाशय है, मैं इससे नहीं बताता हूँ, मैं इससे बताता हूँ, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर ये इससे क्या निकलेगा, 14वें दिन,
14वें दिन। सर आपने तो 28-29, अरे बेटा ब्लीडिंग होती है 28-29 दिन, 28 या 29वें दिन में ब्लीडिंग होती है। 14वें दिन पता है क्या होता है, यहाँ से अंडाणु निकलता है। अब अंडाणु निकलेगा यानी कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट निकलेगा, तो उसको पता है क्या किया जाता है, सजाया जाता है। और ये जो सजाया जाता है इस पर एक परत होती है, कौन सी, इसका नाम होता है ग्रेन्युलोसा परत। ये जो ग्रेन्युलोसा परत होती है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर जैसे ही ये आगे स्टेज पर जाती है, फिर इस पर एक नहीं दो दो परतें आ जाती हैं। अगर एक परत आती है तो उसको पता है क्या बोलते हैं बेटा, प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक बोला जाता है। ठीक है बेटा। फिर जब दो परतें आ जाती हैं तो इसको बोला जाता है द्वितीयक पुटक, द्वितीयक पुटक। और फिर इसका जो अंदर का न्यूक्लियस है, अंदर का केंद्रक है, वो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन करने के पश्चात द्वितीय के oocyte में बदल जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ पर मैंने बताया है ना, कहाँ गया वो, जिस प्रकार से आप ये पढ़ते हो ठीक उसी प्रकार से इसका डायग्राम है। जैसे ही आप पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है। जैसा ये देख रहे हो, उगोनिया, माइटोसिस, oocyte, वहां पर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, वहां पर क्या लिखा होगा, oocyte। यहाँ पर ये लिखा है ना, वहां लिखा होगा oocyte, है ना। यहाँ लिखा है स्पर्मेटेड, वहां लिखा होगा ऊटेड। तो मैं आपसे इसीलिए दूसरा स्ट्रक्चर नहीं लाया हूँ, मैंने सोचा आपको इसी में बता दूंगा। oocyte ये लिखा है स्पर्मेटोगोनिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, oogonia। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जब हमारा एक ही से काम होता है, जब हमें एक ही सी चीजें समझ में आ रही हैं, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये कैसा होता है, ये केवल इस फॉर्म में होता है। ठीक, ध्यान रखना, अंडाणु जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, क्योंकि वो चल नहीं पाता। कैसे याद रखोगे, अंडाणु कैसा होता है, स्थायी होता है। आपको तो पता है ना, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती है। कणिका कोशिकाओं की परत आ जाती है, यौवन आरंभ तक कई नष्ट हो जाते हैं। बताया था ना, 60 से 80 हजार यही बचते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो, जो तृतीयक, तृतीयक का मतलब ये होगा, एक होगा, उसके ऊपर एक दो, एक दो तीन, समझ रहे हो। परिपक्व होकर ग्राफी पुटक बनता है। ग्राफी पुटक और अंडाणु सेकेंडरी oocyte को मुक्त करता है, यानी कि अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है बेटा, 14वें दिन होता है। याद रखना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, और 28 से 29वें दिन क्या होता है, आर्तक चक्र होता है, यानी पीरियड आता है। अब ये यहाँ से जैसे ही निकलता है, अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। इसके साथ साथ ना, जब ये अंडाणु निकलता है, तब क्या ध्रुवीय पिंड बनता है, असमान होता है, जिससे एक बड़ा अंडाणु और एक छोटा सा ध्रुवीय पिंड। ये ध्रुवीय पिंड के बारे में कोई नॉलेज एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, इसका काम क्या होता है कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ो, क्योंकि हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट पर फोकस करते हैं, अदरवाइज हमारा कोई काम नहीं है। रजोधर्म क्या होता है, 3 से 5 दिन तक। बेटा एक बात सुनो, जब लड़की को यानी कि फीमेल को क्या होता है, लगातार 3 से 5 दिन ब्लड आता है, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं रजोधर्म। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रजोधर्म से आप क्या समझते हैं। और मैंने पार्ट 1 में ये बताया है, जब गर्भाशय की अंतःस्तर टूट जाती है, तब हमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पुटक अवस्था क्या होती है, अभी बताया था ना, पुटक किसे कहते हैं, यानी कि जो प्राथमिक oocyte होता है, यानी कि अंडाणु के ऊपर ग्रेन्युलोसा परत का आना ही क्या कहलाता है, पुटक अवस्था कहलाता है। अब मैंने आपको बताया ग्राफी पुटक के बारे में। जो ग्राफी पुटक होती है, वो पता है क्या करती है, ये पीछे भाग छोड़ देती है, और ये अंडाणु को मुक्त कर देती है। और ये जो पीछे वाला भाग होता है, ये क्या बनाने लगता है, पीत पिंड बनाता है। पीत पिंड क्या काम करता है, अपने भीतर से प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा ना, वो पता है क्या करता है, जैसे अगर मान लो किसी को पीरियड आया, पीरियड आने के बाद में गर्भाशय की अंतः परत तो टूट गई ना, उसको फिर से बनाने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद जैसा कि आप देखोगे, अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है, भैया 14वें दिन हो गया, मैंने आपको बताया था। एलएच सर्ज, सर एलएच सर्ज क्या होता है, एलएच सर्ज जो होता है वो पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन होता है। एलएच सर्ज पिट्यूटरी से निकलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये काम किस पर करता है, ये आपके शरीर में एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है। और जब एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है, तब क्या होने लगता है, तब ये वाला देखा ना, अंडाणु मुक्त हो जाता है। देखो, एलएच ऊपर गया, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन भी ऊपर गया, जिसके प्रेशर से ये अंडाणु मुक्त हो जाता है, और बचा हुआ भाग क्या बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम, जैसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पीत पिंड बोलते हैं। ठीक, पीत अवस्था,
कार्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, सगर्भता के लिए अति आवश्यक है, सगर्भता के लिए भी आवश्यक है और गर्भाशय की पुनः निर्माण के लिए, गर्भाशय पुनः निर्माण के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर यानी कि पुटक अवस्था, फिर उसके बाद सेक्रेटरी यानी आगे चलने की अवस्था, ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट साइड के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि लिखा हुआ है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ शुक्राणु अंडाणु के निषेचन को अंडवाहिनी में तुम्बिका वाले क्षेत्र में होता है, केवल एक शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित करता है। भैया एक बात सुनो, प्रपोजल एक का ही एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी सबकी तो छटाई कर दी जाती है। बाकी तुम समझदार हो यार, कितने लोग लाइन में लगे होते हैं, केवल प्रपोजल एक को ही तो दिया जाता है। शादी एक से की जाती है, हजारों से नहीं, शादी तो और से भी की जा सकती है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझो। प्रपोजल एक का ही एक्सेप्ट किया जाता है, छटौनी करी जाती है ना, वो बात अलग है, कुछ टाइम बाद मन भर जाता है ना, समझ रहे हो मेरी बात। अग्र पिंडक क्रिया, एक्रोसोमल रिएक्शन, शुक्राणु का एक्रोसोम अंडाणु के जोना पेल्यूसिडा। सर आपने ये नहीं बताया, जो अंडाणु होता है उसके बाहर की जो परत होती है उसे कहते हैं जोना, जोना पेल्यूसिडा। हालांकि उसके एक बाहर और एक और परत होती है, आपको जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ऐसी कुछ टाइप से परत बनी हुई होती है, उसको कहते हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है, कोरोना से याद रख लेना, कोरोना रेडियाटा। हालांकि तुम याद नहीं रख पाओगे, बस ये बोलोगे सर ने नहीं बताया। कोरोना रेडियाटा जोना जोना पेल्यूसिडा को भेदने में मदद करता है। जैसे मान लो यहाँ पर आया, तो ये ऐसे करके, भैया इसके आगे तो इंजेक्शन लगा हुआ है, अब ये इंजेक्शन जैसे इंजेक्ट करेगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा। आगे बढ़ो। परिणाम क्या होता है बेटा? मैंने बताया ना, 23 शुक्राणु में होते हैं और 23 किस में होते हैं? अंडाणु में। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है बेटा युग्मनज। और जो युग्मनज होता है वो कैसा होगा? 2n, यानी कि एन ये और एन ये कितना बन गया? 2n। नहीं समझे? 23 ये 23 ये, तो टोटल कितना बनेगा? 46, यानी कि डबल बन रहा है ना, इसीलिए एक्स या एक्स वाई इसी समय होता है। अच्छा, ये डिपेंड किस पे करता है? पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, भ्रूण लिंग निर्धारण, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सर उसमें ना पिता में, उनमें ना पिता में क्या क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं, और फीमेल में दोनों गुणसूत्र सेम होते हैं। आओ आगे, अंतरोपण, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको मार्क कर लेना। विदलन क्या होता है? जैसे ही युग्मनज बनता है ना बेटा, फिर उसके बाद क्या होता है इसमें? एक, फिर ये दो में डिवाइड हो जाता है, फिर ये 1 2 3 4, फिर 4 8, ऐसे करके चीजें चलती रहती हैं। तो युग्मनज में समसूत्री विभाजन शुरू होता है, 2 4 8 16 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम कोरक खंड कहते हैं। इस अवस्था को हम विदलन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि ये आपको दिखाया गया, एक ये देखो, ये जैसी एंट्री ले ली इसने, फिर उसके बाद ये 2 बने, फिर ये 4, फिर ये। अब 8 वाली स्थिति को क्या कहते हैं? इधर देखो, मोरूला 8 से 16 कोरक खंडों वाली अवस्था को क्या कहते हैं? सर कोरक खंड क्या होता है बेटा? जो अंदर कोशिकाएं विभाजित होती हैं उन्हीं को कोरक खंड कहा जाता है। सर कोरक पुटी क्या होती है? कोरक पुटी का मतलब ये होता है कि बाहर वाली कोशिकाएं अलग व्यवस्थित हो जाएं और अंदर वाली कोशिकाएं अलग व्यवस्थित हो जाएं, तो इस अवस्था को कोरक पुटी कहते हैं। बाहरी परत पोषकोरक और अंतर कोशिका समूह में व्यवस्थित होती है, बस इसको कोरक पुटी कहते हैं, इस अवस्था को। अंतरोपण क्या होगा? कोरक पुटी जो होती है वो गर्भाशय की, यानी कि ये जो कोरक पुटी है ना, ये यहाँ पर आकर लग जाए, ये यहाँ पर आकर लग जाए, ये यहाँ पर आकर अगर लग गई तो समझ लीजिए बेटा, ऐसी अवस्था अंतरोपण कहलाती है। हम ये बोल सकते हैं भ्रूण का, यानी कि युग्मनज का महिला के गर्भाशय के अंतः स्तर में लगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतरोपण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। अगला देखो, ये सर अपरा क्या होता है? प्लेसेंटा क्या होता है? अब सुनो, जो अभी मैंने बताया था ना, कोरक पुटी, तो जी बेटा जब कोरक पुटी ऐसे करके आता है तो नोकिया की तरह हाथ मिलाता है, ऐसे ऐसे करके, वो आपने देखा होगा छोटा वाला मोबाइल, ऐसे करके हाथ मिलाता है, और ऐसे करके हाथ मिलाने के बाद, ऐसे करके हाथ मिलाने के बाद ये किस किस का निर्माण करता है? एक तो नाभि का निर्माण करता है, और एक किसका निर्माण कर देता है? अपरा का, अपरा का। और जो अपरा होता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये जनरली पूछ ली जाती है। अपरा होता क्या है? अपरा का काम क्या होता है?
अपरे का काम बस ये होता है अपशिष्ट पदार्थ को भ्रूण से माँ के अंदर भेजना और माँ से अच्छे-अच्छे पदार्थ जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी जो चीज़ जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होती है, उसको प्रोवाइड करना होता है ना? आप सोचो, आपकी माँ आपका कितना ख़्याल रखती है, जब आप पेट में होते हो और जब आप बड़े होते हो तब भी ख़्याल रखती है। लेकिन वो बस आपसे चाहती है कि आप 12th में एक अच्छी परसेंटेज लाके उनको दे दो। तब भी आप यार ऐसा नहीं कर पाते हो, बड़ा दुःख होता है इन बातों से, इन बातों को सोचकर। तो यार सोचो यार मेहनत करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तुम्हें मतलब कब से पाला है, कब से ध्यान रख रही हैं वो तुम्हारा, लेकिन तुम उन्हें एक खुशी नहीं दे सकते और अगर एक खुशी नहीं दे पाओगे ना, तो लानत है तुम पर। सही कह रहा हूँ, बुरी लगे तो लगे, लेकिन सच यही है, बदल नहीं जाएगा। भ्रूण क्या होता है? मात्र और शरीर के बीच संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है? स्थानांतरण करती है, जिससे आप सुरक्षित रहो। सोचो, हार्मोन कौन-कौन से निकालता है? एचसीजी। एचसीजी एचसीजी की सर फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इंपॉर्टेंट है ये पूछ ली जाती है पेपर में। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है ना? ये किस लिए होती है? ये इसीलिए होती है, पता है किस लिए होती है? आपके प्राइवेट पार्ट, आपके जो लिंग अंग हैं, उनको विकसित किया जा सके। एचपीएल क्या होता है? एचपीएल ह्यूमन, सोचो यार, अभी भी समय है। प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब आप सोचोगे सर इसका क्या काम होता है? जब आप पेट में होते हो ना तब भी आपके पास दूध पहुंचाया जाता है माँ की ग्रंथियों की सहायता से, या हार्मोन पहुंचाता है आपके पास। अब छोटे से होते हो तो दूध पीते हो, बड़े हो जाते हो तो माँ का खून चूसते हो। उनको एक रिजल्ट तो दे नहीं सकते तुम। और माँ अगर कोई काम के लिए कह दे, फिर देखो अपना मुंह सड़ाने की प्रक्रिया तुम्हारी चालू हो जाती है। अरे नहीं, मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ, मैं ये घंटा तुम्हारा काम है। तभी कहता हूँ कद्र कर लो। देखो दुनिया में जो आया है जाना है उसको। बाद में मत कहना कि कम से कम एक माँ की इच्छा तो पूरी कर लेता। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करती है, जिससे क्या होता है? जिससे आपका विकास होता है। विकास तो हो ही रहा है इतने दिनों से, फिर भी विकास नहीं हो पाया। पहले महीने में हृदय का निर्माण होता है, सोच लो, हृदय का निर्माण। दूसरे महीने में पाद और उंगलियों का, और 12 सप्ताह तक प्रमुख अंग बन जाते हैं। 3 मंथ में पूरे तैयार होते हो। फिर भी तुम्हें कद्र नहीं है 3-4 मंथ में। माँ की कद्र कर लो, बाद में अफसोस करोगे उससे कोई फायदा नहीं है, बात की बात हो जाती है। प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। प्रसव क्या होता है? इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिखा है, मैं बताता हूँ क्या होता है। प्रसव एक ऐसी प्रक्रिया होती है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, सुन लो, अब सीरियस हो जाओ। बच्चे का माँ के गर्भ से बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। बात खत्म हो गई, ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। यानी पिट्यूटरी क्या होती है यार, तुम भी बार बार कंफ्यूज हो जाते हो। पीयूष ग्रंथि होती है जिससे निकलता है, जो क्या काम करता है? जब आप बाहर आने को प्रोसेस करते हो, बाहर आने की कोशिश करते हो, तो ये ऑक्सीटोसिन आपको कहता है रिलैक्स, रिलैक्स, माँ को रिलैक्स प्रदान करता है और गर्भाशय की जो मध्य की परत होती है उनको टाइट रखने का काम करता है, जिससे माँ को भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो। समझ रहे हो? और दुग्ध श्रावण क्या होता है? प्रसव के बाद दुग्ध उत्पादन होता है। शुरुआती दूध जो होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा और पीला पदार्थ होता है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, जो बच्चों के लिए प्रतिरोधक बनाती है। इसीलिए हम बोलते हैं गाय का दूध बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है ना? क्यों? क्योंकि पीला और गाढ़ा पदार्थ होता है, उसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है, जो आपको बेहतर बनाने का काम करती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखती है। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो, तो एक बार सोचना और एक बार अपने ऊपर थोड़ा विचार करना, बाकी तुम्हारी इच्छा। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, पार्ट 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये आपको चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लोगों तक शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है ना? जिससे कि आप आगे लेक्चर ले सकें। और ध्यान रखना, मैं आपसे एक और बात बता दूँ कि
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से ही बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ आपको। एक भी टॉपिक मैं ये नहीं चाहता कि आपका बोर्ड में मिस हो जाए, है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा आप लोग भी एफर्ट डालो और वीडियो सब तक पहुँचाओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यार तुम ही तो मेरी असली ताकत हो और तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की क्या ही ज़रूरत है ना? तो आपने मुझे इतनी देर तक देखा और आपने मुझे सुना। उम्मीद है आपको कुछ तो समझ में आया होगा। बाकी ध्यान रखिए अपना, स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखिए और रिज़ल्ट पे फ़ोकस कीजिए। धन्य